everyone, I'm a second year law student of Maharashtra National Law University, औरंगाबाद। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की, which reads प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब अगर आपने कोई ऑफेंस किया है और उसके लिए कन्विक्ट हो भी गए हैं तो लॉ ये प्रोवाइड करता है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन मिले। This is divided into three clauses. Article 20 clause 1 talks about ex post facto laws. Article 20 clause 2 talks about double jeopardy, while Article 20 clause 3 talks about protection against self-incrimination. अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आज आपने कोई ऑफेंस किया है तो आप उसी लॉ से गवर्न होंगे जो आज की डेट पे फोर्स पे है, रादर जो उस टाइम पे फोर्स पे था जो जब आपने वो क्राइम कमिट किया था। इसको एक आसानी से एक केस के साथ समझते हैं, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में क्या हुआ कि एक इंसान ने एक ऑफेंस कमिट किया जिसका पनिशमेंट था इम्प्रिजनमेंट या फाइन। ये ऑफेंस हुआ था 1947 में, लेकिन ट्रायल चलते चलते काफ़ी लंबा समय हो गया और जब स्टेट गवर्नमेंट ने इस लॉ को बदल दिया 1949 में, तो इट रेड कि अब इसका जो फाइन होगा इस ऑफेंस का वो इंक्रीज होके डबल हो जाएगी। तो इसका जो जजमेंट आया वो ये था कि अब इस इंसान को डबल पेमेंट करनी होगी बिकॉज नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब ये ऑफेंस कमिट हुआ था तब जो लॉ फोर्स में था वो एक मिनिमम या डिक्रीज्ड फाइन डिमांड करता था, और क्योंकि ट्रायल लंबे समय तक चला और अब स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया तो उसका असर इस पर नहीं पड़ना चाहिए। इससे आप समझ गए होंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का कोर एसेंस क्या है। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब यही होता है कि आपने कभी भी अगर कोई क्राइम किया है या किसी ने भी कोई क्राइम किया है तो वो सिर्फ उसी लॉ से गवर्न होगा जो उस टाइम पे फोर्स में था जब वो क्राइम एक्चुअली कमिट हुआ है। बाद में जाके अगर वो लॉ बदल जाती है और पनिशमेंट बढ़ भी जाती है तो इसका इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि से किसी ने ए ने कोई क्राइम किया हो और ट्रायल के दौरान वो लॉ बदलता है और इनके फेवर में आता है। कहने का मतलब अगर पहले इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स मैंडेटरी था और अब लॉ बदल के इम्प्रिजनमेंट अप टू 4 ईयर्स हो जाती है और ट्रायल अभी भी चल रहा है, तब वो इंसान रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको न्यू लॉ के अंदर कम पनिशमेंट मिले। तो अगर ये आपके फेवर में काम कर रही है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज नो। अब हम बात करते हैं सेकंड यानी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के बारे में, डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसको उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करके प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट भी हो गई है तो आप वापस से उसी इंसान को उसी ऑफेंस के लिए दोबारा प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक प्रिंसिपल लॉ का समझना होगा कि लॉ कहता है कि अगर एक इंसान को उसके ऑफेंस के लिए पहले ही पनिशमेंट मिल चुकी है, पहले ही उसका प्रोसिक्यूशन हो चुका है, तो इट वुड नॉट बी फेयर कि वो उसी ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट झेले। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे आपको एक और अच्छी चीज़ इसकी समझ आएगी। जैसे कि एक बच्चा एक कॉलेज में पढ़ता है और चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। अब जस्ट बिकॉज उसने चीटिंग या से रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता है, अब उसने रैगिंग किया तो और जब ये कॉलेज अथॉरिटीज़ के नोटिस में आया तो उसे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, उसे उसकी पनिशमेंट मिल गई। लेकिन आगे जाके जिस बच्चे की रैगिंग हुई थी उसके मम्मी पापा जब पुलिस कंप्लेंट किए और ये बात जब आगे बढ़ी तो उस पर क्रिमिनल एक्शन भी हुआ। अब अगर वो बच्चा कहता है कि मुझे तो भाई ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुका है, मैं कॉलेज से एक्सपेल हो गया हूँ, मेरी करियर बर्बाद होने को है और अब मुझ पर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा रहा है, तो क्या वो डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन ले सकता है? वेल, नहीं, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि डबल जियोपार्डी का प्रोटेक्शन सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट कोई जुडिशियल अथॉरिटी कर रही हो। इसको बेस्ट समझने के लिए आपको एक केस समझना पड़ेगा जिसका नाम है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में हुआ क्या कि एक इंसान फॉरेन कंट्री से खूब सारा गोल्ड लेके आ रहा था। एयरपोर्ट पे वो पकड़ा गया और जो सी कस्टम्स अथॉरिटी एक्ट है उसके तहत उसको बहुत सारा फाइन भी हुआ।
इसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी उसको पनिशमेंट दी गई। जब ऐसा हुआ तो उस इंसान ने आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन क्लेम करने के लिए कहा और बोला कि जब मुझे पहले ही उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल चुकी है तो वापस मुझे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ट्रायल नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है ये सही है? वेल, ट्रायल में जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की वो ये थी कि वो ऐसा प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब आपका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट कोई जुडिशियल अथॉरिटी कर रही हो। सिर्फ डिपार्टमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल बॉडी के प्रोसिक्यूशन को इस आर्टिकल के तहत प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं माना जाएगा। ऑल्सो ये हमेशा याद रखिए कि इस क्लॉज के थ्रू प्रोटेक्शन लेने के लिए 3 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला, आप कोई ऑफेंस कमिट करें, दूसरा आपका प्रोसिक्यूशन हो, और तीसरा आपका पनिशमेंट हो, एंड मेक श्योर दैट इट इज फ्रॉम अ जुडिशियल अथॉरिटी। ये भी ध्यान रखें कि अगर क्राइम का नेचर ही बदल जाता है तो फिर आप इस आर्टिकल के थ्रू प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। जैसे कि आपने किडनैपिंग किया और उसके लिए आप प्रोसिक्यूट और पनिश हुए और इसके बहुत देर बाद आपको कंस्पिरेसी टू किडनैपिंग के लिए भी चार्ज किया गया, तो इसमें आप इस आर्टिकल का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम इन दोनों ही ऑफेंसेस में अलग हैं। अब हम तीसरे की बात करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसको मैं सिंपली समझाती हूँ। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको कभी भी अपने ही अगेंस्ट, अपने लिए अपने ही अगेंस्ट कोई भी विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। से आपने कोई क्राइम किया है और आप कन्विक्ट हो गए हैं, अब आपसे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए या आपको कुछ ऐसा पूछा जाए जिससे आप पे ही ब्लेम आ जाए, तो ये इसका जवाब आप दे सकते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से। आप रिफ्यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए या ऐसा कुछ भी करने के लिए जो आपको आप ही के केस में अगेंस्ट कर दे। कहने का मतलब, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसमें एक और चीज समझना बहुत जरूरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लेटर स्टेज में जाके क्लैरिफाई किया कि अगर से कोई पब्लिक सर्वेंट या इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आपसे ई सिग्नेचर मांगा जा रहा है या थंब प्रिंट्स मांगे जा रहे हैं या रिटन स्टेटमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत एसेंशियल हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन लेके, क्योंकि थिंग्स लाइक फिंगरप्रिंट्स और ये जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, सिग्नेचर है, ये बहुत एसेंशियल है। इनको लेने से आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है जिसका जवाब देने से आपको लगता है कि आप अपने आप को एक्सपोज कर देंगे या केस आपके अगेंस्ट बनने लगेगा, तो उसके लिए आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता और आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर। ये 3 ingredients they make up Article 20, which is the protection against the conviction of offences. Thank you.